आज की मुलाकात रियल एस्टेट के दो बड़े चेहरों के साथ, जिन्होंने रियल एस्टेट में झंडे गाड़े हैं और अपने सफ़र में बहुत कुछ अचीव किया है। दो चेहरे जिनके साथ आज हम बात करेंगे। आइए उनके बारे में थोड़ी क्लिप देख लेते हैं और जानते हैं कि आज के वो दो बड़े चेहरे कौन से हैं। तो आपका स्वागत है वसंत रियल टॉक रियल एस्टेट में। आज के हमारे मेहमान हैं मिस्टर अभिषेक तोमर एंड कमल कौशिक। आपका स्वागत है जी। अभिषेक जी, ये बताइए कि क्लाइंट नई बुकिंग में जो प्रॉपर्टी आजकल जो मैसेज आते हैं कि नया कमर्शियल लॉन्च हो रहा है डिफरेंट गुड़गांव की डिफरेंट लोकेशन पे सेक्टरों में, इन्वेस्टमेंट वहां करे या फिर तैयार रेडी टू मूव जहां कमर्शियल है, जहां रेंट भी आ रहा है, वहां पे इन्वेस्टमेंट करें, कौन सा बेटर है आपके हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस से? आपने जो क्वेश्चन किया है ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इससे कई लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगी आज। और ये क्वेश्चन कईयों के माइंड में होता है, बट उनको एक अच्छा कंसेंट नहीं मिल पाता, तो वो चीज़ें जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते। मैं आपको बहुत सही से एग्जाम्पल देता हूँ। गुड़गांव में आप कोई रेडी टू मूव कमर्शियल पकड़ते हैं, कोई भी बना बनाया कमर्शियल गुड़गांव के अंदर है, उसकी वैल्यू अगर 1 करोड़ रुपया है, फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ पकड़ लेते हैं, वहाँ से जो आपको रेंटल आएगा, अगर वो अच्छी लोकेशन पर भी है, तो भी आपको 40 से 50 मैक्सिमम इतना रेंटल आने वाला है। ठीक है, ये रेडी टू मूव कमर्शियल है, रेडी हो चुका है, अप्रिशिएट हो चुका है। ठीक है, वहीं आप एक ऐसा कमर्शियल पकड़ते हैं एक अच्छे बिल्डर का, जिसका मार्केट में नाम है, जिसकी हिस्ट्री भी अच्छी है, जिसने काम करके दिया है। सेम पैसा आप डालिए न्यू लॉन्च में। ठीक है, पहली बात तो आप पैसा भी आप न्यू लॉन्च में डालेंगे, ठीक है, तो आई बिलीव कि आपको साइज भी अच्छा मिल जाएगा। प्लस 1 करोड़ की बात करते हैं तो 1 करोड़ में आपको जो रिटर्न भी आएगा वो भी लाख रुपए का महीना लगभग आएगा। मतलब आप कहना चाहते हैं कि पुराने कमर्शियल अगर 1 करोड़ रुपए में खरीदना चाहते हैं, कि एग्जांपल के लिए कि पुराना कमर्शियल खरीदना चाहते हैं जिस पर रेंट आ रहा है, तो वो रेंट 40 से 50 हजार रुपए आएगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। इतना ही आएगा। लेकिन 1 करोड़ रुपए अगर नई बुकिंग में जाता है, नए कमर्शियल लॉन्च होते हैं, तो अगर नई बुकिंग में 1 करोड़ रुपए का कमर्शियल लेते हैं तो वहां लाख रुपए का रेंटल आ जाएगा। मतलब यहाँ 50 हजार का आएगा तो यहाँ लाख रुपए का रेंटल आ जाएगा। एग्जैक्टली। प्लस आपकी जब प्रॉपर्टी रेडी हो जाएगी, जब प्रॉपर्टी आपकी रेडी होगी आज से 3-4 साल बाद, जब भी वो बिक के मिलेगा, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू ये मान के चलिए कि 2 करोड़ से कम नहीं होगी। मतलब आपने लगाया आधा पैसा, उस पर आपको रेंटल भी आ रहा है मंथली, प्लस आपकी प्रॉपर्टी बनने के बाद आपको एक एप्रिसिएशन भी दे रही है, जो आपको रेडी टू मूव में नहीं मिलेगा। तो मेरा सजेशन तो अपने सारे इन्वेस्टर हैं उनके साथ यही रहता है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करनी हो और अगर आप देख रहे हो एक अच्छा रिटर्न और अच्छा इन्वेस्टमेंट, तो हमेशा फ्रेश लॉन्च में जाओ, न्यू बुकिंग में जाओ। बस हाँ, ये है कि आप ये चेक कर लो कि आपका बिल्डर अच्छा हो, उसका रिकॉर्ड चेक कर लो, उसके लाइसेंस वगैरह सब चेक कर लो। देन यू मस्ट गो फॉर अ न्यू बुकिंग रेदर देन गोइंग फॉर रेडी टू मूव। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो नई जो कमर्शियल है, नया जो कमर्शियल है, उसमें लाख रुपए रेंटल भी मिलेगा और 3 से 4 साल में पैसे भी उसके डबल हो जाएंगे, 1 करोड़ के 2 करोड़ रुपए हो जाएंगे। तो क्या पुराने कमर्शियल में, जो पुराना कमर्शियल है, क्या इसके भी प्राइस बढ़ेंगे? मतलब जी, मैं आपको ये बात क्लियर कर देता हूँ। देखिए, जो पुराना कमर्शियल है, जो ऑलरेडी मार्केट में खड़ा है, रनिंग है, ठीक है, आज वो 1 करोड़ का है, बट जब वो बिकना स्टार्ट हुआ था समवेयर इन 3-4-5 साल पहले, जब भी वो बिका होगा, उसकी वैल्यू रहेगी 25 से 30 लाख रुपए। मतलब उसकी 25-30 लाख रुपए होगी, तो वो अप्रिशिएट कर चुका है। वो अब अप्रिशिएट कर चुका है, उसका वो हाई पॉइंट आ चुका है। अब उस पर जो आपको अगर अप्रिशिएशन मिलेगा तो हद से आपको 10 लाख 15 लाख इतना मिल पाएगा, ये भी अगले 2-3 सालों बाद, क्योंकि उसने अपने अप्रिशिएशन ले लिया है। लेकिन वहीं अगर आप कोई नई बुकिंग में जाते हो, वही नई बुकिंग आपको 50 लाख को या 1 करोड़ को डबल और 4 गुना भी कर सकती है। और गुड़गांव में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे लोगों ने अपने 1 करोड़ को 4 करोड़ बनाया है और 8 करोड़ बनाया है। लेकिन लोग क्या करते हैं, छोटी मोटी गलती कर देते हैं कि जिन्हें नहीं पता कि इन्वेस्टमेंट तो करनी है, बट कोई सही गाइडेंस नहीं कर रहा, सही बता नहीं रहा कि कहाँ जाएं, कैसे जाएं। तो वो थोड़ा ट्रस्ट का फैक्टर भी होता है कि लोगों को पता नहीं होता कि ट्रस्ट किस पे करें, किस पे ना करें। तो वो नई बुकिंग की जगह रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में पैसा डाल देते हैं। गलत वो भी नहीं है, रेंटल वहाँ से भी आएगा, बस इन्वेस्टमेंट के पर्पज से वो आपको वो रिटर्न नहीं दे पाएगी जो आपको नई बुकिंग से मिलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे आप आंसर दे रहे हैं और श्रोताओं को बहुत कुछ क्वेश्चन के आंसर आज मिल गए होंगे।
अगला क्वेश्चन लेते हैं कि कमर्शियल भी काफी बड़ा होता है, हाँ। तो कमर्शियल में कमर्शियल शॉप खरीदें या फिर ऑफिस स्पेस खरीदें या फूड कोर्ट खरीदें, क्या बेहतर है इन्वेस्टमेंट के लिए कमर्शियल में? ये क्वेश्चन भी आपने अच्छा किया, इससे भी आज कई लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है अब तक मेरे इन्वेस्टरों से पूछ के, बातचीत करके, और जितना मैं जान पाया हूँ कमर्शियल में, अगर आप किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी में जा रहे हैं, कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो मेरी ये फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है अपने खासकर क्लाइंट्सों के लिए कि उनको फर्स्ट प्रायोरिटी जो मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए रिटेल्स में। मतलब वो कमर्शियल शॉप्स रिटेल में पहले प्रायर करें, पहले मूव करें। ठीक है, क्योंकि जो रेंटल और जो एप्रिसिएशन आपको ग्राउंड फ्लोर पे मिलता रहा है, ठीक है, वो आपको मिलेगा तो ऊपर भी, बट उतना नहीं मिलेगा। और किसी गुड़गांव में कोई भी कमर्शियल ले लो आप, अगर कोई आप बेकार सा कमर्शियल पकड़ लेते हैं, कोई भी कमर्शियल, उसमें भी अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे जाएंगे ना, तो आपको ग्राउंड फ्लोर पे चहल मिलेगी, चहल कदमी मिलेगी। कोई अगर कमर्शियल पिट भी गया है, चल भी नहीं पा रहा, ग्राउंड फ्लोर आपको हमेशा चलता मिलेगा। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये थी कि हम अपने क्लाइंटों को, अपने इन्वेस्टर्स को टॉप और फॉरमोस्ट सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पे इन्वेस्टमेंट कराएं। ठीक है, उसके बाद अगर क्लाइंट का इंटरेस्ट है कि हाँ भाई उनको कुछ बिजनेस करना है या फिर उनका खुद का कोई पैशन है, खुद का कुछ चीज़ें फॉलो करनी है, देन हम उनको जो सजेशन देते हैं वो देते हैं फूड कोर्ट का। कि फूड कोर्ट में आपका फुटफॉल अच्छा होता है। अगर आप किसी भी कमर्शियल में जाएंगे तो देखेंगे कि जितने भी लोग मूवमेंट करते हैं, जितने भी लोग आते हैं, अगर किसी को 100 रुपये का बर्गर भी खाना है, ठीक है, तो मोस्टली F&B जो होता है, फूड कोर्ट जो फूड एंड रेस्टोरेंट होते हैं, वो सारे सेकंड या थर्ड फ्लोर पे होते हैं। ठीक है, अगर किसी को कुछ भी ईटिंग आइटम खाना है तो वो किसी मॉल में जाएगा, वो सीधा लिफ्ट करके ऊपर जाएगा। तो फूड कोर्ट वाले एरिया में बहुत क्राउड रहता है। ठीक है, कुछ बिल्डर ऐसा गलती कर देते हैं या फिर हो भी जाता है कि वो अपना F&B वाला एरिया ग्राउंड फ्लोर पे दे देते हैं, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक है। कभी भी F&B ग्राउंड फ्लोर पे आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपका जो क्राउड है, छोटा मोटा क्राउड जो भी है, वो F&B के लिए आ रहा है। अगर आपने वही ग्राउंड फ्लोर पे दे दिया तो लोग ऊपर जाएंगे नहीं। ठीक है, तो जिस भी कमर्शियल में F&B सेकंड थर्ड फ्लोर पे होगा, वहाँ पे फुटफॉल भी अच्छा रहेगा। ठीक है, प्लस लोग भी मूवमेंट करेंगे, क्योंकि आप जब सेकंड फ्लोर पर थर्ड फ्लोर पे जाओगे तो आप घूमते हुए जाओगे, आप ग्राउंड भी देखोगे, आप फर्स्ट भी देखोगे, आप सेकंड भी देखोगे। तो हमारी सेकंड प्रायोरिटी रहती है कि आप फूड कोर्ट जाओ, क्योंकि वहाँ फुटफॉल बड़ा अच्छा होता है। थर्ड जो आपका क्वेश्चन था ऑफिस स्पेस का, तो ऑफिस स्पेस एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, जहाँ पे आपने पैसा डाल दिया, आपको एक रेंटल इनकम मिल जाएगी जो आपको फिक्स रहेगी, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है। ठीक है, कोई टेंशन वाला फैक्टर नहीं है, ऑफिस है। ठीक है, अगर अच्छा बिल्डर है तो अच्छी सी लीज भी कराएगा। द ओनली रेशियो, द ओनली डिफरेंस इज दैट कि जो आपका रेंटल लेवल है, जो आपको रेंटल ग्राउंड फ्लोर में मिलेगा, जो आपको फूड कोर्ट में मिलेगा, वो ऑफिस स्पेस में थोड़ा सा कम होगा। अगर बात करूँ, अगर ग्राउंड फ्लोर पे आपका रेंटल फॉर एग्जांपल 200 रुपया है, तो फूड कोर्ट में वो आपके आसपास पहुंच जाएगा 100 रुपये के आसपास, 100-150 रुपये के आसपास, और ऑफिस स्पेस में पहुंच जाएगा 70-80 रुपये के आसपास। ठीक है, ये डिफरेंस आता है। क्या प्राइस दोनों के सेम रहते हैं या प्राइस भी कम ज़्यादा होते हैं? मतलब ऊपर आप बोल रहे हैं कि ग्राउंड फ्लोर पे 200 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेंटल, 1000 स्क्वायर फीट की एक शॉप मान लेते हैं, तो 2 लाख रुपए नीचे मिलता है। अगर हम फूड कोर्ट लेते हैं 1000 स्क्वायर फीट का, तो वहाँ करीब करीब लाख रुपए आ जाता है। अगर ऑफिस लेते हैं हम, तो वहाँ 60 से 70 हजार रुपए रेंटल आता है। तो क्या तीनों की जो इन्वेस्टमेंट है, वो तीनों की मतलब जो प्राइस हैं, इन्वेस्टमेंट और प्राइस, क्या सेम रहती हैं या वो भी बदल जाती हैं? नहीं, क्योंकि रेंट जैसे बदल रहे हैं। हाँ, तो क्या प्राइस भी बदलता है? हाँ, प्राइस भी बदलता है, और प्राइस बहुत डिफरेंस भी होता है। मैं आपको बता देता हूँ जी कि ग्राउंड फ्लोर का प्राइस एज कम्पेयर टू फर्स्ट फूड कोर्ट से ज़्यादा ही रहेगा। ठीक है, अच्छा रहेगा, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर हमेशा डिमांड में रहता है। फूड कोर्ट का थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, और ऑफिस का थोड़ा और कम होता है। अच्छा, हाँ, ये डिफरेंस रहेगा। ग्राउंड फ्लोर आपको हमेशा एज कम्पेयर टू अदर फ्लोर थोड़ा महंगा मिलेगा। लेकिन इसका बेनिफिट क्या आपको बताता हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बेनिफिट जो है वो आपका न्यू बुकिंग करने में है। जब कल आप प्रॉपर्टी को अप्रिशिएट कराते हो, जब आपकी प्रॉपर्टी अप्रिशिएट होती है और उसको आप रीसेल देखते हो, ठीक है, तो अगर आपने आज के टाइम पे कोई भी कमर्शियल में कहीं ग्राउंड फ्लोर पे इन्वेस्टमेंट किया है, फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है, 3 से 4 साल बाद आई कैन एक्सपेक्ट, मैं आपको आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकता हूँ कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू जब वो बन के खड़ी हो चुकी है, उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कम, अगर आपने 100 रुपये डाले हैं तो 250 से 300 रुपये होगी। इतनी तो हो ही जाएगी, गारंटी बात है।
2.5 से 3 गुना हाँ हो आराम जाएगी, से बढ़ जाएगी आराम से हो property। जाएगी। वहीं हम ऊपर जाते हैं तो हमारे 100 रुपए के 150 होंगे, फुट की बात कर रहा हूँ। थोड़ा और ऊपर जाते हैं तो हमारे 100 रुपए के 125 रुपए हो जाएंगे। पर एप्रिसिएशन सबसे ज़्यादा मिलेगा ग्राउंड फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर मिलेगा। एक चीज़ बहुत बढ़िया आपका रहा, बहुत अच्छे आंसर आप दे रहे हैं। आप ये बताइए, जैसे नई प्रॉपर्टी, नई बुकिंग जैसे कमर्शियल में चलती है, कई बार ऐसा होता है कि पुराना कमर्शियल है, कमर्शियल जो तैयार है उसमें तो पूरे पैसे जाते हैं, लोन वोन भी हो जाता है। तो नए कमर्शियल अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो कि यहाँ भी पूरे पैसे जाते हैं या फिर कुछ पैसे दे के और कुछ का टाइम मिल जाता है, ऐसा कुछ सुविधा है कमर्शियल में? हाँ, ये एक्चुअली ये बहुत सही क्वेश्चन पूछा मैं इसका आंसर को दे रहा हूँ कि ये एक बेनिफिट भी है सब इन्वेस्टर्स के लिए। अगर आप किसी नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो आपको एक बेनिफिट ये रहता है कि आपको सारे पैसे एक साथ नहीं देने होते, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल पकड़ लेता हूँ। लेट्स फॉर एग्जांपल की कोई प्रॉपर्टी 1 CR की है, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसमें आपसे बिल्डर या तो 30% लेगा या 50% लेगा स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके बाद आपको टाइम देता है वो बाकी पेमेंट करने का 2 से 3 से 4 साल तक का, ठीक है। तो आप आधा पैसा देके या 30% पैसा देके प्रॉपर्टी बुक कर सकते हो। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आप 30 लाख में भी बुक कर सकते हो, 50 लाख में भी बुक कर सकते हो, प्रॉपर्टी आपके नाम हो गई, ठीक है। अब जब तक आपका फाइनल पेमेंट देने का टाइम आएगा, जब तक आपको पूरा पैसा करना होगा, तब तक आपको एक ये फायदा हो जाएगा कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। जो आपने 1 करोड़ के पैसे दिए थे, आज जब 3 साल बाद प्रॉपर्टी रेडी हुई है तो आपका 1 करोड़ का वैल्यू कितना हो गया? 2 करोड़। 2 करोड़। आपको देने कितने हैं अभी? मतलब अगर 50 लाख आपने दिए तो आपको 50 लाख ही देने हैं, पर प्रॉपर्टी तो आपकी 2 करोड़ की होगी। प्रॉपर्टी आपकी 2 करोड़ की होगी। तो फायदा यहाँ ये भी हुआ कि आपने दिया तो 50 लाख ही, लेकिन आपके 50 लाख कितने बन गए आज? 2 करोड़। 2 करोड़। तो एप्रिसिएशन हो जाता है। एप्रिसिएशन हो गया। और टाइम भी मिल गया। टाइम भी मिल गया आपको। कितना टाइम मिल जाता है लगभग? डिपेंड करता है बिल्डर पे और कमर्शियल की साइज पे, बट मान के चलिए आपको 3 से 4 साल मिल जाते हैं। 3 से 4 साल मिल जाते हैं। हाँ। तो 3 से 4 साल में जो 50 लाख रुपए दिए हैं, हाँ, उस पे आपको रेंटल मिलना स्टार्ट हो जाता है। रेंटल में स्टार्ट हो जाता है। 50 लाख रुपए पे 50,000 रुपए रेंटल मिलना स्टार्ट हो जाता है। करेक्ट। और बाकी जो 50 लाख की प्रॉपर्टी वो 2 करोड़ की हो जाती है। 2 करोड़ की हो जाती है। तो ये उस समय बताया आपको, क्योंकि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 2 करोड़ की हो जाती है। हाँ। तो 50 लाख रुपए देके 50 आपको टाइम भी मिल जाता है। टाइम मिल जाता है। 3 साल का टाइम मिल गया 50 लाख रुपए देने के लिए। हाँ। और जब 50 लाख रुपए बिल्डर आपसे मांगता है तो प्रॉपर्टी आपकी 2 करोड़ रुपए की हो जाती है। करेक्ट। तो ये इसमें तो ये तो बहुत आसान है नए कमर्शियल खरीदना, और पैसे भी बनाए जा सकते हैं इसमें। पैसा बनाने का तो आपने आसान तरीका बता दिया। पैसे डूब तो नहीं जाएंगे? पैसे ऐसे ही बनते हैं या कहीं पता लगे कि आदमी आपकी बात सुन के इन्वेस्टमेंट भी कर दिया और फिर पता लगा कि पैसे डूबे, तो पैसा सेफ और सिक्योर है क्लाइंट का? देखिए जॉन जी, मैं आपको ये बातें हवा में नहीं बोलूंगा, मैं आपको फैक्ट बताता हूँ कि गुड़गांव में आज के टाइम पे वैसे तो बहुत सारे बिल्डर हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ अपनी कंपनी गुड़गांव एवेन्यू की, तो हमारी कंपनी और मेरा और कमल का हमेशा ये मतलब सोच रही है कि हम उन लोगों के साथ काम करें जो ट्रस्टवर्दी हैं, ठीक है, उनका बैकग्राउंड भी सही हो और उन्होंने लोगों को जो बातें बोली हैं, जो प्रॉमिसेस किए हैं वो डिलीवर किए हैं, ठीक है। तो अगर रही बात आप जो बोल रहे हो कि पैसा किसी का खो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो ये बात तो श्योर है कि गुड़गांव में अगर आप कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैं बाकी की बात नहीं करता, अपनी बात करता हूँ, हमारी बात करता हूँ, तो हमारे थ्रू जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो एकदम सेफ है, 100% सेफ है। हम ऐसे के साथ काम ही नहीं करते जहाँ हमें थोड़ा शक हो या थोड़ी हमें दिक्कत हो या फिर थोड़ा माइंड में हमारे नेगेटिव आए। वी आर वेरी श्योर कि आप जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वहाँ से आपको एप्रिसिएशन भी मिलेगा टाइम पे और टाइम पे रिटर्न भी मिलेगा। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो छुपाने वाला हो या बताने वाला हो। गुड़गांव में आप सेफ हो। क्या हो रहे हैं आपके डाउट क्लियर? क्या मिल रहा है आपको रियल एस्टेट में आपके क्वेश्चन का जवाब? देखते रहिए, आगे और आपकी क्लैरिटी आएगी रियल एस्टेट को लेके। अभिषेक जी, एक क्लाइंट इन्वेस्टर हो या एंड यूजर, कॉमर्शियल खरीदते समय वो किस किस डॉक्यूमेंट को चेक करना चाहिए जिससे उसकी प्रॉपर्टी सेफ और सिक्योर हो? क्योंकि जो पैसे हैं वो सेफ और सिक्योर जगह लगे, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट अगर आदमी देखता है, एक क्लाइंट,
एक क्लाइंट अगर कौन कौन से डॉक्यूमेंट देखता है जिससे कि वो रिलैक्स हो जाता है कि हाँ सेफ है, सेफ जगह पैसा लगा रहे हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट? चौहान जी, ये क्वेश्चन जो है ये कई बार लोगों को आता है हमारे पास भी, और कई लोगों को क्लियरेंस इसकी चीज़ की नहीं होती कि उनको क्या चेक करना है क्या चेक नहीं करना, और इस चक्कर में कई बार गलती भी हो जाती है लोगों से। तो मैं आपको कुछ मेजर 4 चीज़ बताऊँ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप कहीं इन्वेस्टमेंट करें तो इन 4 पॉइंट्स का ध्यान रखें, ठीक है, कि ये चीज़ें आप अगर चेक कर लेते हो तो आपकी चीज़ें क्लियर है, आपकी इन्वेस्टमेंट साफ है, सेफ है। फर्स्ट जो फॉरमोस्ट चीज़ है वो ये चीज़ है कि जिस भी इन्वेस्टमेंट में आप कर रहे हो, जिस भी प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जो लैंड है वो लैंड एक्चुअली बिल्डर ने एक्वायर कर ली है, बिल्डर ने खरीद ली है, उसके पास उस लैंड के प्रॉपर लाइसेंस है, डॉक्यूमेंट्स हैं। ये सबसे पहले चेक करना होता है किसी प्रॉपर्टी में आप कि प्रॉपर्टी, हाँ जिस प्रॉपर्टी को लॉन्च हो रही, जो प्रॉपर्टी लॉन्च हो रही है, वाली है, हाँ, तो उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट उसके पास है ना, उसके पास है। प्रॉपर्टी खरीद ली है कि नहीं खरीद हाँ, ली? खरीद ली। ये बहुत ज़्यादा जरूरी वेरी है गुड कि आप चेक कर लें कि उसके लाइसेंस, उसकी प्रॉपर्टी के पेपर्स, जो भी कन्वेंस डीड जो भी बनती है वो आप बिल्डर ने आपको दिखाए हैं, आपने चेक की है, ये चेक कर लें। सेकंड और मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, इज इट रेरा अप्रूव? जो प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो क्या वो रेरा के थ्रू अप्रूव है? क्या रेरा ने इसको दिया है लाइसेंस? क्या रेरा ने इसको अथॉरिटी दी है कि आप यहाँ काम कर सकते हो? जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है आज के टाइम पे, सेफ्टी भी रहती है। एंड द थर्ड जो कि बहुत मेजर रोल रखता है वो ये रखता है कि आपका जो बिल्डर है, जो आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो किस लोकेशन में है। क्योंकि लोकेशन भी इसलिए मैटर करती है कि ऐसा तो नहीं है वो इतने आउटस्कर्ट्स पे है जहाँ पे जाने का एक्सेस ही नहीं है, या फिर वहाँ आसपास कोई रहता ही नहीं है, ठीक है, तो लोकेशन भी मैटर करती है। लोकेशन सही हो, एक्सेस हो, रास्ता हो, रोड हो, लोग आसपास रहते हो। एंड द फोर जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो सबको चेक जरूर करनी चाहिए, जिस भी बिल्डर के साथ आप जा रहे हैं, जिस भी प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उस बिल्डर का बैकग्राउंड क्या रहा है, उसकी हिस्ट्री क्या रही है, क्या पहले भी उन्होंने कुछ बना के डिलीवर किया है या वो मार्केट में नए हैं, ठीक है, अगर कुछ किया है डिलीवर तो कैसा रहा है, आप वो मार्केट देख के आए, वो चीज़ें देख के आए, ठीक है। चेक करके ये 4 चीज़ें आप जब चेक कर लेते हो और आपको लगता है कि इन चारों डॉक्यूमेंट्स पे, इन चारों मतलब पैरामीटर्स पे बिल्डर आपको 10 बाई 10 लग रहा है, यू मस्ट गो, आप सेफ हो, आपका इन्वेस्टमेंट एकदम सेफ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आप दे रहे हैं सर, आपका एक्सपीरियंस बोल रहा है अभिषेक जी। अभिषेक जी, जब हम न्यूज़ चैनल खोलते हैं तो कई बार अक्सर ये मुद्दे आते हैं कि जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। क्या आप भी मानते हैं कि हिंदुस्तान में जॉब की कमी है? चौहान जी, मैं इस बात में एग्री नहीं करता, मैं नहीं मानता। अगर मैं बात करूं, मैं ज़्यादा दूर नहीं आता, अपने ऑफिस की बात करता हूं, तो अभी हमारे पास 40 लोगों की स्टाफिंग है, ठीक है, और हमें 40 ही और चाहिए फिलहाल, ठीक है। प्रॉब्लम क्या आती है कि लोग आते हैं, हम वी आर ओके टू टेक फ्रेशर ऑल्सो, हमें फ्रेशर से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम फ्रेशर भी हायर कर लेते हैं, एक्सपीरियंस भी हायर कर लेते हैं। प्रॉब्लम क्या आती है कि लोग एक कंफर्ट जोन से बाहर निकल नहीं पाते, आते हैं 1-2 महीना 2-3 महीना हम उनको ट्रेन करते हैं, थोड़ा सा काम सीख लेते हैं, ठीक है, बट वो कंफर्ट जोन का ऐसा है कि 10 से 6 ही करना है, अगर 1-2 घंटा ऊपर नीचे हो रहा है तो उनको वो अब लोग लगते हैं अब तो हमें काम आ गया, हम इतना ओवर टाइम क्यों करें, अब हम एक्सपीरियंस हो गए। तो क्या जब आप सिखाते हैं तो उनको सैलरी भी देते हैं या सिर्फ सिखाने की कोई सैलरी नहीं जाती? नहीं, हम सैलरी देते हैं सर। मतलब सैलरी भी देते हैं और सिखाते भी हैं? सिखाते भी हैं, ए से लेके जेड तक सब कुछ सिखाया जाता है, ठीक है। साइट भी दिखानी होती है, बिल्डर्स के साथ आपको मीटिंग में कैसे बैठना है, क्या बात करनी है, कहाँ जाना है, किस लोकेशन पे क्या चीज़ है, सेक्टर में क्या है, कौन सा मार्केट कहाँ पर है, सब कुछ बताया जाता है, सब कुछ, कैसे कॉल करनी है, कैसे बात करनी है, सब कुछ सिखाया जाता है। सब कुछ सीखने के बाद जब उन थोड़ी ट्रेनिंग हो जाती है, जब वो थोड़ा सीख जाते हैं 1.5 से 2 महीने बाद, तो थोड़ा सा कंफर्ट जोन आ जाता है, ओवर स्मार्ट हो जाते हैं और लोग चेंज कर लेते हैं, छोड़ देते हैं। तो फिर आपकी प्रॉब्लम तो वही की वही फिर बन जाती है कि फिर नए लोगों को हायर करें, पैसा दें, ट्रेनिंग दें और फिर 2 से 3 महीने फिर चले जाते हैं। तो जॉब की कमी नहीं है, करने वालों की कमी है। एग्जैक्टली, आप बहुत सी बोलो, जॉब की कमी नहीं है, बिकॉज मैं तो केवल अपनी बात कर रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी कंपनी है गुड़गांव में, 10,000 के आसपास ब्रोकर गुड़गांव में बैठे हैं,
10,000 के आसपास रियल एस्टेट के चैनल पार्टनर बैठे हैं जिनको यही शिकायत रहती है और यही डिमांड रहती है कि लोग आते हैं, 2-3 महीने काम सीखते हैं, फिर वो अपने एक ओवर कॉन्फिडेंस में ओवर स्मार्ट बन जाते हैं या फिर जो भी कंफर्ट जोन में आ जाते हैं और वो छोड़ के चले जाते हैं। तो ये साइकिल है, चलती रहती है। बट मेरा ये मानना है कि ये काम की कमी तो कोई नहीं है, काम करने वालों की कमी है। उससे मुझे पता लग रहा है कि आपके पास 40 लोगों का स्टाफ है, 40 लोगों की आपके पास टीम है, हाँ, और आप 40 लोग और चाहिए आपको, तो काम तो है आपके पास, काम। क्योंकि आप सैलरी भी देनी है, तो काम होगा तभी तो सैलरी देंगे। बहुत बढ़िया। तो देखा, हिंदुस्तान जॉब की कमी नहीं है, कमी है तो करने वालों की। तो आज से ये तो डिलीट ही कर दीजिए कि जॉब नहीं है, जॉब है, कमी है तो करने वाले की। कमल जी, अब आपसे एक सवाल कि इस रियल एस्टेट का बिजनेस करने से आपके जीवन में भी कुछ बदला है? जैसे डेफिनेटली बदलाव आया है। जब से रियल एस्टेट मैंने ज्वाइन किया है तो मेरे ड्रीम्स पूरे होने लगे हैं, अच्छा। ऐसा मुझे लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि पहले मैं रेंट पे रहता था, तो जिस टाइम जॉब करते थे हम तो रेंट पे रहते थे, लेकिन जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, जो हमारे ड्रीम्स थे, वो पूरे नहीं हो रहे थे क्योंकि हम अपने ड्रीम्स की तरफ काम या ध्यान नहीं दे पा रहे थे। लेकिन जब से रियल एस्टेट मैंने ज्वाइन किया तो ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं। अब मेरा खुद का घर है, एक अच्छी गाड़ी है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। बहुत बढ़िया। तो आपने रियल एस्टेट में अपने ड्रीम्स पूरे किए हैं, और आपके क्या क्या ड्रीम पूरे हो गए रियल एस्टेट में? आपके भी कुछ हुए हैं ना रियल एस्टेट में? ड्रीम्स तो मेरे हाँ। काफ़ी पूरे हुए हैं और मैं तो मतलब मैं जैसे स्टार्टिंग बोला था बहुत एम्बिशियस हूँ मैं। और मेरा तो पहला ड्रीम तो मेरा ये था कि खुद का कुछ स्टार्टअप हो, खुद का बिजनेस हो, ठीक है। और मुझे शौक है लोगों को मतलब ट्रेन करने का, सिखाने का, ठीक है। अब तो सेल्स में आ गया हूँ तो सेल्स करने का भी मैं अच्छा मज़ा आ रहा है। मेरे बहुत सारे ड्रीम थे जो रियल एस्टेट से पूरे हुए हैं, ठीक है। चाहे वो घर को लेकर हो, गाड़ी को लेकर हो, ठीक है, चाहे वो घर के कुछ फंक्शन को लेकर हो, कुछ जिम्मेदारी थी मेरी जो मैंने पूरी करी है, ठीक है। एंड मोर सो जो मुझे बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि एक किक देती है, वो देती है मेरे को मेरी टीम, मेरी फैमिली, ठीक है। आज मैं खुश होता हूँ कि जब मेरे स्टाफ में, मेरी टीम में लोग अच्छा पैसा कमाते हैं एंड आई दे फील हैप्पी, तो आई ऑल्सो फील हैप्पी कि हाँ यार चलो समवेयर दे, मतलब उनकी सैलरी शायद कहीं जब वो जॉब करते थे 10 से 20 हज़ार या 30 हज़ार रुपये थी, अगर आज वो 1,00,000 1.5 लाख रुपये घर ले आते हैं तो कहते हैं कि आपने अच्छा फील होता है। अच्छा बना के भी दे दिया, खुद तो बनाया लेकिन लोगों को बनाना सिखा दिया। मैंने भी सीखा किसी से, ठीक है, और जिनसे सीखा था, ठीक है, वो बहुत ऊपर है, ठीक है, उनसे सीखा, उनको फॉलो किया, आज यहाँ खड़ा हूँ। आज लोग मुझसे सीख रहे हैं, हमसे सीख रहे हैं, ठीक है, हमें फॉलो कर रहे हैं एंड दे आर ऑन द राइट ट्रैक, अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा बना रहे हैं। तो रियल एस्टेट से एक ना आप लीगेसी क्रिएट कर सकते हो जो कि आपको शायद दूसरी इंडस्ट्री में ना मिले। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कमल जी, कॉमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का अभी सही टाइम है या क्लाइंट को अभी रुकना चाहिए? ये बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा सर आपने। देखिए, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का भी बहुत ही अच्छा टाइम है, और मेरा पर्सनली मानना है कि रियल एस्टेट में आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो। आप जब भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो डे 1 से आपकी इनकम स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल, आज से 2-3 साल पहले जब हम कोई भी कमर्शियल बेच रहे थे, फॉर एग्जांपल कोई भी कमर्शियल ले सकते हैं आप, तो हम एज्यूम करते हैं कि उसका रेट 30,000 पर स्क्वायर फीट था। लेकिन अगर आज हम वही कमर्शियल सेल करने के लिए या किसी इन्वेस्ट करने के लिए पैसा किसी का लगवाते हैं तो उस कमर्शियल का रेट आज की डेट में 50,000 पर स्क्वायर फीट है। तो क्या आप भी मानते हैं कि 50,000 रुपये हो गया उसका? मैं सर मानता हूँ क्योंकि हमारे तो सामने की बात है। और जो बूम रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आया है ना, मतलब ऐसा मैंने, क्योंकि हमारा तो एक्सपीरियंस जो भी था, वी वर किड्स, 3 साल 4 साल पुरानी बात थी, हमने सुना है ये ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं, हुआ है तो बहुत रेयर लेवल पे हुआ है। इट इज़ एक्चुअली हाई। जो प्रॉपर्टी, सही बोल रहे हैं, जो प्रॉपर्टी 30,000 की थी पहले, आज से 2-3 साल पहले, वो आज 50-60 तक पहुंच रही है। तो इस टाइम पे तो अगर आप कमर्शियल में या किसी भी रेजिडेंशियल में इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये बहुत सही टाइम है, क्योंकि जो स्पीड से यहाँ पे ग्रोथ हो रही है रियल एस्टेट में, मुझे लगता है कि
आने वाले 5-6 सालों में शायद ये एक नॉर्मल एक लेमैन आदमी के हाथ से बाहर निकल जाएगा, और जो अभी कर देगा उसको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा। फ्यूचर में अगर आप कुछ भी देखते हो, एक रेंटल इनकम देखते हो, एक एप्रिसिएशन देखते हो, रियल एस्टेट की वजह से आप सेफ हो। कल कुछ भी हो जाता है मार्केट में, अप एंड डाउन हो जाता है, किसी की जॉब चली जाती है, किसी को कुछ हो जाता है, किसी के घर में कोई इश्यू हो जाता है, बट समवेयर इफ यू हैव अ बैकअप कि आपके पास एक प्रॉपर्टी है जो आपने 4-5 साल पहले ली थी, आपके पास एक इन्वेस्टमेंट है जहाँ से आपको रिटर्न आ रहा है, तो आप सेफ हो। आप घर में शादी कर सकते हो, आप घर में कोई फंक्शन कर सकते हो, आप उस प्रॉपर्टी की रेंटल से घूम सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, इवन तो जॉब छोड़ के घर बैठ भी सकते हो। ये स्कोप है, और ये स्कोप रियल एस्टेट से ही है, क्योंकि आपको पता है आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी ही बढ़ेगी, आपका रेंटल बढ़ेगा बढ़ेगा। और गुड़गांव में तो जिस स्पीड से बढ़ रहा है, इट इज़ अनटचेबल। लगता नहीं कि अगले 4-5 सालों बाद एक नॉर्मल इंसान जिसकी सैलरी 1-2 लाख रुपए वो भी टच कर पाएगा कुछ यहाँ पे। तो ये बहुत सही टाइम है। तो रियल एस्टेट में एक इन्वेस्टर, उसको बहुत सारा प्रॉफिट चाहिए, या कम समय में अच्छा प्रॉफिट के लिए, समय कम, भाई 3 साल में 4 साल में प्रॉफिट तो हो पर प्रॉफिट ज़्यादा हो, तो क्या द्वारका एक्सप्रेस वे गुड़गांव के किस एरिया में लगाए? द्वारका एक्सप्रेस वे, SPR, CPR, एक्सटेंशन रोड या गोल्फ कोर्स रोड, कहाँ पैसा लगाए एक इन्वेस्टर? देखिए सर, गुड़गांव में जो बहुत प्राइम लोकेशन है वो आपकी गोल्फ कोर्स रोड है, ठीक है। और सब जानते हैं गुड़गांव में कि गोल्फ कोर्स रोड एक गुड़गांव का, कहते हैं ना, एक डेस्टिनेशन है। लोग देखने आते हैं कि ये है गोल्फ कोर्स रोड, जहाँ पे 30, 40, 50 करोड़ के घर मिलते हैं, ठीक है। और अच्छी लोकेशन है, प्राइम लोकेशन है, सेलिब्रिटी रहते हैं वहाँ पे, ठीक है। बट अब वो टाइम आ चुका है कि वो गोल्फ कोर्स रोड जो है ना, वो एक एक्सट्रीम लेवल पर आ चुकी है। उसका जो लेवल है वो इतना पहुंच चुका है कि उसके बाद का एप्रिसिएशन आपको मिलेगा, बट उस लेवल पे नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक डेवलप होता है, एक डेवलपिंग होता है, ठीक है। लेकिन जो रिटर्न आपको डेवलपिंग में मिलेगा वो डेवलप एरिया में नहीं मिल पाएगा। गुड़गांव में अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है, एक्सटेंशन रोड है, अच्छी इन्वेस्टमेंट है, अच्छे एरिया है, यहाँ भी डेवलपमेंट हो रही है और होगी भी, बट ये भी उस लेवल पर आ चुका है कि यहाँ भी आपके रेट जो है फिलहाल लोगों की लिमिट से बाहर जा रहे हैं। फॉर नाउ इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि गुड़गांव में अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो यू मस्ट गो फॉर द्वारका एक्सप्रेसवे, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे आने वाले टाइम में गुड़गांव का नहीं, इंडिया का सिंगापुर बनने वाला है। ऐसा बदलाव आएगा? ऐसा बदलाव आ रहा है, आप देखिए। मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं करता। गुड़गांव के द्वारका एक्सप्रेसवे पे ऐसा क्या 2 पॉइंट बताइए कि जो इतना बड़ा बदलाव आने वाला है, इतना ग्रोथ करने वाला है रियल एस्टेट? मैं आपको बता रहा हूँ, गुड़गांव का जो द्वारका एक्सप्रेसवे है, ठीक है, ये लगभग आपका 29 किलोमीटर के आसपास का आपका एक एक्सप्रेसवे है। एक्सप्रेसवे और NH नेशनल हाईवे में डिफरेंस क्या होता है, मैं ये थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। एक्सप्रेसवे इज मीन्स कि वो एलिवेटेड होता है, ये हमेशा ऊपर होगा, नीचे होगा, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि आपको एक्सिस जो होता है ट्रैफिक लाइट का हर्डल नहीं होता है, कि आप सीधा अगर जा रहे हो तो आप नॉन स्टॉप इसे क्रॉस कर सकते हो, इस पर जा सकते हो, ठीक है। तो जो लोग दिल्ली में द्वारका में रहते थे उनके लिए बड़ा इजी हो गया गुड़गांव आना, या फिर उनको गुड़गांव से आगे मानेसर जाना या फिर जयपुर जाना। पहले उनको ये रास्ता दिल्ली के अंदर से काटने के आना पड़ता था, जो कि लगभग उनको पड़ता था 2 से 2.5 घंटे का, ठीक है। अभी यही रास्ता उनको द्वारका से गुड़गांव ले आता है हार्डली 20 से 30 मिनट के अंदर। तो उनके 1.5 घंटे बच गए, ठीक है। आपका रास्ता शॉर्ट हो गया, ठीक है। आपके लिए चीज़ें एक्सेस हो गई। आपको एयरपोर्ट जाना हो, आपको एयरपोर्ट जाना हो, आपको दिल्ली जाना हो, आपको गुड़गांव जाना हो, आपको इस रूट पे कहीं निकलना हो, आपको हार्डली 15 से 20 मिनट लगने वाले हैं, ठीक है। देन जो द्वारका से प्लान किया गया है, ये एक्चुअली ऑलमोस्ट 8 लेन का रोड है, ठीक है, जिसमें आपके सबवे भी हैं, जिसमें आपके अंडरपासेस भी हैं, आपके मेट्रो भी हैं, आपके फ्लाईओवर्स भी हैं, ठीक है। ये द्वारका एक्सप्रेसवे ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये द्वारका एक्सप्रेसवे इंडिया का, नॉर्थ इंडिया का पहला स्मार्ट सिटी बनेगा। स्मार्ट सिटी वो होता है जहाँ पे आपको हर चीज़ों की एक्सेस विद इन एरिया मिल जाती है। विद इन एरिया मतलब वहाँ पे आपके पास कमर्शियल हब भी हैं, आपके पास ऑफिस भी हैं, आपके पास होटल्स भी हैं, रेस्टोरेंट्स भी हैं, रेजिडेंशियल सोसाइटी भी है, ठीक है। ये सब कुछ आपके एरिया में है, और ये सब कुछ जो बन रहा है ये द्वारका एक्सप्रेसवे के लेफ्ट राइट में बन रहा है। मतलब द्वारका एक्सप्रेसवे इज एक्सप्रेसवे, उसके आसपास जो एरिया है वही बिल्ड हो रहा है।
अगर आपको पता हो तो द्वारका एक्सप्रेसवे के पास एक एरिया पड़ता है 36 सेक्टर में और 36 सेक्टर में, जिसे आने वाले टाइम में बोला जाएगा ग्लोबल सिटी। इस पे काम स्टार्ट हो गया है। ग्लोबल सिटी विच विल बी अ एरिया जो आप बोल सकते हो कि दुबई को भी बीट कर सकता है। उसमें ऐसी ऐसी बिल्डिंगें होंगी जो कि बुर्ज खलीफा के बराबर की बनाई जाएंगी, ठीक है। और ये सब हो रहा है केवल गुड़गांव में द्वारका एक्सप्रेसवे के पास। तो आप द्वारका एक्सप्रेसवे पे कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हो आज के टाइम पे, यू आर इन प्रॉफिट, यू आर इन बिग प्रॉफिट। और ये ऐसा प्रॉफिट है जो आपको लाइफ टाइम हेल्प करेगा, इवन इस जनरेशन को नहीं, नेक्स्ट 2-3 जनरेशन को भी। और एयरपोर्ट का भी कुछ फर्क पड़ता है क्या? एयरपोर्ट वहाँ से बहुत इजी पड़ता है आपको। देखिए, अगर आप जो लोग गुड़गांव से वाकिफ हैं, जो लोग दिल्ली से गुड़गांव मूव करते रहते हैं, उनको पता है कि अगर उनको दिल्ली से एयरपोर्ट जाना हो या फिर उनको मानेसर से एयरपोर्ट जाना हो, तो पहले वो टाइम ले रहा था आपका 40 से 50 मिनट्स, कई बार घंटा लग जाता था। और जिन लोगों को गुड़गांव की नॉलेज है उनको पता है कि शंकर चौक के पास जैसे हम क्रॉस करते थे, तो जहाँ पे टोल था हट गया, वो उस टोल पे बहुत ज़्यादा जाम लगता था। इवन दो कई बार मेरी फ्लाइट मिस हुई है। अभी जिनको भी एयरपोर्ट पहुंचना है, द्वारका एक्सप्रेसवे के थ्रू हार्डली 15 मिनट लगने वाले हैं। अगर आप बसगेड़ा से आ रहे हो, आप द्वारका से आ रहे हो, आप गुड़गांव से जा रहे हो, एयरपोर्ट आप 15 मिनट के अंदर एक्सेस कर सकते हो। ये सबसे बेस्ट पार्ट है। तो देखा आपने गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट कितना प्रॉफिटेबल होने वाला है आपके लिए। एक और क्वेश्चन पूछेंगे कि 3 साल पहले जिस कमर्शियल को आप देखते थे और आज 3 साल बाद क्या रेट बदल गया है उनका? क्या वही रेट है या कुछ बदलाव आया है? नहीं सर, जो 3 साल पहले हम बेचते थे और जो आज बेच रहे हैं, तो रेट में तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। मतलब इतने ही चेंजेस आए, इतने हमने एक्सपेक्ट नहीं किए थे, ठीक है। जैसे और किस प्राइस में था बेचा था? जैसे 3 साल पहले कोई प्रॉपर्टी अगर हम 25-30 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट बेचते रहे, 25 से 30 हज़ार बेच रहे थे आप? बेच रहे थे हम, ठीक है। और वही प्रॉपर्टी अगर आज रीसेल होती है या उसकी वैल्यू निकालते हैं तो 50 से 60 हज़ार के वैसा बैठती है, ठीक है। तो मतलब ये एप्रिसिएशन जो हुआ है, ये 2-3 साल में डबल हुआ है या फिर डबल से ज़्यादा हुआ है, कम नहीं हुआ है। और ये गुड़गांव में तो बहुत बड़े लेवल पे हुआ है। इवन तो मैं बात करूँ कमर्शियल की, हाँ उसमें तो हुआ है, रेजिडेंशियल में भी हुआ है, प्लॉट्स में भी हुआ है, ठीक है। तो गुड़गांव में फिलहाल जो प्रॉपर्टी का बूम है बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है। तो ये और ऊपर जाने वाला है या यही स्टॉप होने वाला है? अभी ये ऊपर जाएगा, अभी ये और ऊपर जाएगा। इसके कुछ प्लस पॉइंट है कि गुड़गांव में जो डेवलपमेंट है वो हो रहा है। गुड़गांव अभी प्रॉपर डेवलप जो था एरिया, गोल्फ कोर्स या एक्सटेंशन पकड़ लो, ठीक है, ये एरिया डेवलप हो चुका था। लेकिन द्वारका एक्सप्रेसवे ने इस डेवलपमेंट को ना 4 चांद लगा दिए। क्योंकि अभी जितने भी इंडिया के टॉप मोस्ट बिल्डर हैं, सबका फोकस कहाँ है? द्वारका एक्सप्रेसवे पे। तो सबसे ज़्यादा मूवमेंट भी कहाँ है? द्वारका एक्सप्रेसवे पे, ठीक है। और द्वारका एक्सप्रेसवे अभी काफ़ी स्कोप है। अगर आप उस साइड से जाएं तो आप देखेंगे काफ़ी सारी लैंड है जो अभी वहाँ पे बची हुई है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो वहाँ बननी है। तो स्कोप काफ़ी है, मतलब आपके पास एप्रिसिएशन की चांसेस भी काफ़ी हैं। बहुत बढ़िया। तो आपसे आज बहुत अच्छी टॉक रही रियल एस्टेट की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। थैंक यू सो मच। तो आज हमारे साथ रियल एस्टेट के 2 बड़े चेहरे थे जिनसे आपने वसंत रियल टॉक रियल एस्टेट में सुना, जो अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत बड़े लेवल पे काम करते हैं, एम्प्लॉयमेंट भी बहुत बड़े लेवल पे देते हैं। तो कैसा लगा आज का एपिसोड? कैसी रही आज की बातें? और अगले एपिसोड में आप किनको सुनना पसंद करते हैं? क्या है आपकी डिमांड? कौन है जिसकी आवाज़ आपके जीवन में बदलाव ला सकती है या बदलाव लाई है? तो किस शख्स को, किस चेहरे को, किस नाम को आप देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। उस चेहरे को हम अपने चैनल पर लाने की कोशिश करेंगे और आपका प्यार, आपका सुझाव हमें मिलता रहे। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। नमस्कार।